क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए साझेदारी से संबंधित प्रश्न, क्योंकि एग्जामिनेशन अब नज़दीक है तो कोशिश करते हैं आप लोगों को वह टॉपिक, वह इम्पोर्टेंट चीज़ें आप तक पहुंचाया जाए जिसकी कि आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले हमें जानने की कोशिश करेंगे कि साझेदारी का मतलब क्या होता है, जिसे हम पार्टनरशिप के अर्थ के लिए यानी साझेदारी का मतलब क्या है, साझेदारी की परिभाषा क्या है। साझेदारी के बारे में आज हम 2-3 पॉइंट क्लियर करेंगे। पहला नंबर, साझेदारी का अर्थ क्या है। दूसरा, साझेदारी के लक्षण या विशेषताएं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे साझेदारी संविदा और साझेदारी संविदा के अभाव में लागू होने वाले नियम, इनके बारे में ही हम बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि बहुत ही कम समय में यह टॉपिक हम आपको क्लियर करा दें। तो सबसे पहले साझेदारी का मतलब क्या है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी भी कार्य को लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं, जिसका संचालन उन सभी के द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है, तो उसको हम साझेदारी कहते हैं। अब आपने समझ लिया होगा इसकी परिभाषा का मतलब क्या है, यानी कोई भी ऐसा कार्य जो 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर करते हों और उसका जो काम का संचालन है, यानी उस बिजनेस को जो करने वाले लोग हैं, या तो सभी लोग मिलकर इकट्ठे ही करें या उनमें से सबकी सहमति से कोई एक व्यक्ति, एक साझेदार अपॉइंट कर दिया जाए कि भाई हम लोगों को टाइम नहीं है, एक काम करो तुम ही चले जाओ, साझेदारी का संचालन तुम ही करो। इसके लिए हो सकता है कि वो लोग आपस में डिसाइड करें कि भाई इनको थोड़ी सी सैलरी वगैरह अलग से दे दिया जाए, पारिश्रमिक के तौर पर, ऐसा होता है। इस प्रकार से साझेदारी कही जाती है। यही परिभाषा साझेदारी अधिनियम 1932 में भी कही गई है। अब हम बात करते हैं साझेदारी की विशेषताओं के बारे में, जिसे हम साझेदारी के लक्षण कहते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो यह कैरेक्टरिस्टिक्स यानी यह विशेषता कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहली विशेषता है वो है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, यानी किसी भी साझेदारी के संचालन के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। न्यूनतम 2 व्यक्ति होने अनिवार्य है। मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं, लेकिन कम से कम यानी न्यूनतम साझेदारों की संख्या 2 होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर साझेदारी बोल रहे हैं तो भाई साझेदार भी तो होना चाहिए। हम अकेले हैं तो अकेले व्यक्ति को एकाकी व्यापारी कहेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप वाला व्यापार हो गया, वो सोल ट्रेडर हो गया। लेकिन जब साझेदार शब्द आता है तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति अकेला नहीं है, उसके साथ में और भी व्यक्ति हैं, चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो, मैक्सिमम 50 तक उसके साथ जुड़ सकते हैं। दूसरा नंबर आता है लाभ का वितरण। इसका मतलब होता है प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा, अर्थात जो पार्टनरशिप होती है उसमें भाई या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसका बंटवारा जरूर होगा। यानी प्रॉफिट हो या लॉस हो व्यापार का, वह सभी साझेदारों में बंटना ही बंटना है। अब सवाल यह है बंटेगा कैसे। बंटेगा उनके लाभ हानि के अनुपात में, चाहे वो लाभ हानि का अनुपात वो पहले से ही सेट कर लें, या अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो बराबर बराबर बंट जाएगा। दूसरा होता है, अगली विशेषता होती है व्यवसाय का संचालन। अब सवाल उत्पन्न होता है कि साझेदारी जो व्यवसाय होता है उसमें ये तो सबको पता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ही होते हैं। अब सवाल ये उत्पन्न होता है क्या सभी लोग मिलकर के उस पार्टनरशिप को चलाएंगे या उन सभी की सहमति से कोई एक व्यक्ति चलाएगा। यह तो उनके द्वारा ही तय किया जाएगा। इसका मतलब है कि साझेदारी का संचालन कोई एक व्यक्ति उन सभी की तरफ से या वे सभी लोग संचालित कर सकते हैं। यानी साझेदारी का संचालन हमेशा
सभी की तरफ से या उन सबकी सहमति से किसी एक व्यक्ति की तरफ से यानी एक साझेदार की तरफ से चलाया जा सकता है। अब इसको समझ और गहराई से कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए ABC 3 पार्टनरों ने मिलकर यानी 3 व्यक्तियों ने मिलकर के एक साझेदारी स्थापित की ABC इंटरप्राइजेज के नाम से। अब ये फर्म उनकी चालू हो जाती है। अब ये कहता है भाई मेरे पास कम टाइम है, मैं कुछ और भी काम फैला रखा हूं, वहां पे अपना इन्वेस्ट करा हूं पैसा वैसा, तो भाई मुझे वहां भी जाना पड़ता है, मैं इस फर्म में टाइम नहीं दे पाऊंगा। बी कहता है भाई मैं तो यार मेरी दूसरी फर्म है, मुझे वहां भी जाना पड़ता है, मैं फुल टाइम यहाँ नहीं दे पाऊंगा, यहाँ मेरा कभी कभार आना जाना हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में बचा सी। तो ए और बी ने आपस में समझौता किया, सी को भी बुलाया और कहा कि भाई सी एक काम करो, अब हम तीनों तो बिजनेस को चला नहीं पाएंगे, एक काम करो सी से ही बोलते हैं ए और बी कि आप ही इस व्यवसाय को संचालित कीजिए। इसका मतलब हो गया उन सभी ने आपस में सहमति करके सी को अपॉइंट कर दिया और वह सी ही उस व्यवसाय को संचालित करेगा। इसीलिए इसकी परिभाषा में ये बार बार आता है कि उन सभी की तरफ से कोई एक व्यक्ति या उन सब की तरफ से संचालित किया जा सकता है, यानी साझेदारी का संचालन सभी लोग कर सकते हैं या उनकी सहमति से कोई एक व्यक्ति कर सकता है। चौथी विशेषता है इसका आपसी संबंध। सभी साझेदारों का आपसी संबंध एक साझेदार का होता है। साझेदारी की फर्म और साझेदार दोनों अलग नहीं होते हैं। जैसे कंपनी में कंपनी के शेयर होल्डर और कंपनी का जो अस्तित्व होता है वह मेंबरों से यानी कंपनी के अंशधारियों से और कंपनी से अलग होता है, लेकिन साझेदारी में साझेदारी फर्म और साझेदार दोनों अलग नहीं होते हैं। दोनों का संबंध बहुत ही सीधा होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि न तो साझेदारी और न ही साझेदार दोनों अलग नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम फर्म पर आती है तो यह समझ लीजिए वह प्रॉब्लम साझेदार पर आ चुकी है। अगर फर्म को घाटा हुआ सभी साझेदार को समझ लीजिए घाटा हो गया। अगर साझेदारी फर्म में अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो सभी साझेदार ही मिल करके उसको समाप्त करेंगे, लेकिन कंपनियों में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में शेयर होल्डर ने जितना शेयर लिया है उसकी लिमिटेशन उसके शेयर तक ही सीमित होती है, उससे ज़्यादा उससे पैसा कभी कंपनी मांगती ही नहीं है। कंपनी अपने आप झेल लेती है जो झेलना होता है। इसकी पांचवी विशेषता है व्यवसाय का होना। साझेदारी से हमारा मतलब किसी कार्य को करने से है, परंतु वह कार्य व्यवसाय से संबंधित होना चाहिए, यानी कोई कार्य होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए ABC 3 लोगों ने कह दिया भाई हम एग्रीमेंट कर लेते हैं और हम पार्टनर हो गए, आज से हम साझेदार हो गए। अब जा करके सोफा सेट में बैठ जाते हैं, हाँ भाई हम पार्टनर हो गए, करते कुछ नहीं है, तो वहां पर व्यवसाय तो हो ही नहीं रहा है, तो साझेदारी किस बात की हुई भाई? फर्म का रजिस्ट्रेशन होता है लेकिन फर्म है ही नहीं, फर्म है ही नहीं, अस्तित्व में नहीं है, यानी कि उन्होंने नाम वाम सब लिख दिया लेकिन फर्म कहीं खोला नहीं, बिजनेस कहीं चल नहीं रहा है, यानी व्यवसाय नहीं हो रहा है किसी भी एंगल से, तो वह साझेदारी नहीं कही जा सकती है। यानी साझेदारी होने के लिए यानी साझेदारी तभी मानी जाएगी जब कोई व्यवसाय हो रहा हो। लेकिन यहाँ पर व्यवसाय होने से मतलब ऐसा व्यवसाय नहीं कोई भी व्यवसाय शुरू कर दीजिए। यहाँ व्यवसाय से मतलब संवैधानिक व्यवसाय से है, यानी वैध व्यापार से है, अवैध व्यापार से नहीं है। यानी जो व्यापार कानून की नज़र में मान्य हो, अमान्य नहीं। जैसे मान लीजिए कपड़े की दुकान का लाइसेंस लिया, या हम कपड़ा का व्यापार करेंगे, या कॉटन वस्त्र बनाएंगे, कपास के फैक्ट्री लगाएंगे, ये जूट की फैक्ट्री लगाएंगे, लेकिन अब वहाँ पर इलीगल कारोबार क्या होता है, जैसे नशीला पदार्थ, दारू, शराब, भांग, चरस, गांजा, अफीम, कोकीन, ये आलतू फालतू की चीज़ें बेचने लग जाएं, इसका मतलब हो गया वो व्यवसाय कहाँ हुआ, वो तो तस्करी हो गई, एक प्रकार से इलीगल बिजनेस हो गया। इसीलिए कहा गया है व्यवसाय का होना परंतु संवैधानिक वैध व्यापार का होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे साझेदारी संविदा के बारे में। आखिर साझेदारी संविदा या साझेदारी समझौता आखिर है क्या, साझेदारी संलेख क्या है?
जिसे हम इंग्लिश में पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट लेटर बोलते हैं। जब कोई साझेदारी संपन्न होती है, साझेदार लोग मिलकर काम करने के बारे में सोचते हैं, तो उनके बीच में एक ऐसा समझौता होता है जिसका पालन सभी लोगों को करना होता है। अगर उस समझौते को सभी साझेदार लोग न लिखें या न समझौता करें तो वहां पर कोई भी साझेदार अपनी मनमानी करने लगेगा। इसलिए साझेदारी में जरूरी होता है कि सभी साझेदारों की सहमति से उनका अपना एक कानून बन जाए जिसका पालन सभी साझेदारों को करना पड़ेगा। साझेदारों के द्वारा आपसी सहमति से बनाया गया उनका अपना कानून जिसका पालन सभी साझेदारों को करना होता है, उसी को ही समझौता पत्र, साझेदारी संलेख, साझेदारी संविदा कहते हैं। इंग्लिश में इसी को ही पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है। मान लीजिए अगर हम मान लीजिए ए बी सी 3 लोग अगर मिलकर किसी काम को करते हैं, अगर वो आपस में कोई समझौता नहीं करेंगे तो उसमें समझौता न होने के अभाव में किसी भी व्यक्ति, किसी भी साझेदार के द्वारा कभी फर्म में आएगा, कभी नहीं आएगा। वो सोचेगा 2 लोग तो ऑलरेडी पहले से ही हैं तो मेरा जाने की आज कोई ज़रूरत नहीं है। सी सोचेगा ए और बी तो जा ही रहे हैं, चलो आज मैं आराम ही कर लेता हूँ। इस प्रकार से साझेदारी हो जाएगी बेकार। इससे पहले कि साझेदारी बेकार हो, सभी साझेदारों के द्वारा मिल करके एक संविदा यानी एक समझौता पत्र पर सभी लोगों के साइन होते हैं, सभी लोगों के हस्ताक्षर होते हैं और उसमें उन मुख्य बातों का जिक्र कर लिया जाता है जिसको कि साझेदारी चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब हम बात करेंगे साझेदारी संलेख में। अब हम बात करेंगे साझेदारी संलेख में किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है, यानी पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, उसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका कि हम वहां पर उल्लेख करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है साझेदारी फर्म का नाम, यानी पहला क्या है, साझेदारी फर्म का नाम, यानी फर्म का नाम क्या रखा है। जैसे ABC है वो अपने नाम से भी रख सकते हैं, ABC इंटरप्राइजेज। मान लीजिए रमेश सुरेश महेश हैं, रमेश सुरेश महेश इंटरप्राइजेज या RSM इंटरप्राइजेज। इस प्रकार से कुछ भी नाम हो सकता है जिसका उल्लेख साझेदारी संविदा में करना यानी पार्टनरशिप डीड में करना बहुत जरूरी है। दूसरा नंबर है साझेदारों की पूंजी, यानी कि कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। सभी साझेदारों की पूंजी का उल्लेख होना बहुत जरूरी है, कौन साझेदार कितनी पूंजी लगा रहा है। इसके बाद आता है सभी साझेदारों के नाम व पते। हर प्रकार का साझेदार जो भी होगा वो अपना नाम और अपना पता जरूर लिखेगा। उस साझेदारी संलेख में उसका भी उल्लेख होगा, कहाँ का रहने वाला है, क्या उसका नाम है, उसका एड्रेस कहाँ है, ये तमाम चीज़ें उसमें लिखी जाएंगी। चौथे नंबर पे आता है साझेदारों के द्वारा किया जाने वाला आहरण, यानी ड्राइंग। ड्राइंग कितना होगा, क्या सिस्टम होगा, क्या हर महीने के शुरू में ड्राइंग होगी, लास्ट में होगी, या उसकी लिमिट क्या होगी, इन तमाम बातों का उल्लेख जरूर होगा। पांचवें नंबर पर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पूंजी पर ब्याज। क्या पूंजी पर ब्याज लगेगा या नहीं, अगर लगेगा तो कितना % लगेगा। नेक्स्ट छठे नंबर पर आता है 6 पॉइंट है ये है आहरण पर ब्याज, यानी ड्राइंग पर इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा तो आखिर कितना चार्ज होगा और क्या रेट होगा, इसका भी उल्लेख लिखा जाएगा, कितना % ड्राइंग पर ब्याज चार्ज होगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यानी बैंकिंग लेन देन, जिसे हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन ऑफ बैंकिंग या नेम ऑफ बैंक। इसका मतलब होता है कि ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसको संचालित करने वाले ABC या जो भी पार्टनर हैं उनका अकाउंट किस बैंक में है और वो जो बैंक है आखिर वह कौन सा बैंक है जिसमें इन सभी तीनों साझेदारों से संबंधित इस फर्म का लेन देन संभव होगा। इसके बाद आता है
विवादों का निर्णय, यानी कि जो इनके बीच में डिस्प्यूट होगा उसका डिसीजन कैसे होगा, क्या इनके बीच में जो भी मतभेद होगा, मनमुटाव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, आपसी मनमुटाव होगा, तो उसका निपटारा क्या वो लोग एक टेबल पे बैठ करके आपस में सहमति से समाप्त कर लेंगे, या उनको किसी तीसरी पार्टी को बुलाना पड़ेगा और वह पार्टी आकर के ही इनका समझौता करेगी, या कोर्ट कचहरी में निपटारा होगा, क्या सिस्टम होगा वह भी, यानी विवादों का कैसा समाधान होगा वह भी लिखा जाएगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है साझेदारों द्वारा दिया गया लोन, यानी ऋण। साझेदारों के द्वारा दिया गया अग्रिम व ऋण, यानी कि एडवांस के तौर पर फर्म को जरूरत पड़ गई, पैसे की कमी हो गई और उस कमी को किसी साझेदार ने पूरा कर दिया, तो क्या साझेदार को ब्याज पाने का अधिकार है? अगर है तो वह अपने ऋण पर कितना प्रतिशत ब्याज फर्म से लेगा, यानी फर्म उसको कितना प्रतिशत उसके ऋण पर ब्याज चुकाएगी, उस रेट का, उस दर का यहां पर उल्लेख होगा। अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो 6% उसे मिलेगा ही मिलेगा, ये फिक्स है। अगर रेट पहले से ही बता दिया जाएगा तो जितना परसेंट बताया जाएगा फिर वही मिलेगा। अगला जो उल्लेख होगा वो होगा लाभ का बंटवारा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। किस अनुपात में बांटा जाएगा जिसे हम बोलेंगे, इसको हम लाभ हानि का अनुपात भी कह सकते हैं, यानी जिस अनुपात में प्रॉफिट या लॉस फर्म में होगा उसका बंटवारा किस अनुपात में होगा उसका भी यहां पर उल्लेख जरूर किया जाएगा। इसके बाद आता है साझेदारी की अवधि, यानी पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी कितने समय तक के लिए होगी, क्या 5 साल के लिए होगी, क्या 10 साल के लिए होगी, क्या अनलिमिटेड? उसका मतलब कि साझेदारी का अंत नहीं है, अनंत है, जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे साझेदारी यूं ही चलती रहेगी। क्या उसमें समय का उल्लेख है? मान लीजिए उसमें 4 साल की उसमें टाइम बाउंड कर दिया, तो 4 साल के बाद साझेदारी समाप्त होनी चाहिए, तो उसमें साझेदारी 4 साल में समाप्त हो जाएगी। इसके बाद नंबर आता है साझेदारी के बाद साझेदारी जो पूंजी खाता बनाते हैं सभी साझेदार लोग मिलकर के, पूंजी खाते के प्रकार, यानी पूंजी खाते का जो लेन देन है, जो पूंजी खाता है उसमें किस प्रकार का खाता रखा जाएगा, यानी टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी पूंजी खाते का प्रकार। अर्थात 2 प्रकार के पूंजी खाते होते हैं, एक तो होता है परिवर्तनशील और एक होता है स्थायी। अगर परिवर्तनशील पूंजी खाते रखेंगे तो उसका जिक्र करेंगे, उसमें चालू खाते और पूंजी खाते दोनों प्रकार के लेन देनों का लेखा जोखा मिक्स होता है। लेकिन जब स्थायी खाते यानी परमानेंट जो अकाउंट होता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट जिसे बोलते हैं, अगर उसको रख लेते हैं, अगर उससे द्वारा लेन देन होता है तो उसमें हम चालू खातों का यानी करेंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन अलग हो जाता है और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से संबंधित ही लेखा जोखा होता है। इस प्रकार से यहां पर हमने पूंजी खाते का प्रकार भी समझ लिया है। अब बात करते हैं, अगली ट्रांजैक्शन है, अगला जो संविदा का मुख्य बात है वो है साझेदारों को वेतन व पारिश्रमिक। इसका मतलब होता है क्या किसी साझेदार को वेतन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगर वेतन दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा और वह वेतन कब तक चलेगा, इसका भी उल्लेख साझेदारी संविदा में अवश्य होता है। यहां पर हमने लगभग बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। इसके बाद एक पॉइंट और भी आता है, वो होता है साझेदारों के खाते जो होते हैं ना, फर्म के खाते, तो फर्म के खाते कब क्लोज होंगे, यानी क्या 31 दिसंबर को फर्म की बुक क्लोज होगी या 31 मार्च को या 30 जून को या 31 जुलाई को, जो भी उसका अंतिम खाते तैयार करने का समय होगा, इसको हम अंतिम खाते तैयार करने की तिथि भी थोड़ा लंबा हो जाता है। तो फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन की जो डेट होगी वह क्या डिसाइड है कि हम अपनी बुक को कब क्लोज करेंगे, जब सभी साझेदारों को अपने फर्म से संबंधित लाभ हानि ज्ञात करने की आवश्यकता होगी। तो आखिर उसका समय या पीरियड क्या है वह भी साझेदारी संविदा में लिखा जाता है। यहाँ पर हमने साझेदारी संविदा में उल्लिखित बातों का बहुत ही अच्छी तरह से
एक एक करके तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। अब हम बात करेंगे साझेदारी संलेख के अभाव में कौन से नियम हैं जो लागू होते हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में यानी साझेदारी का एग्रीमेंट पार्टनरों में है ही नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन है कि उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो उनमें कौन से ऐसे नियम हैं जिनका सभी को पालन करना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए अब इसके पॉइंट दर पॉइंट पर हम ध्यान देते हैं तो समझ जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर आता है सभी साझेदारों को वेतन का जो मैटर है उस पर साइलेंट हो जाना है, यानी किसी भी साझेदार को वेतन नहीं मिलेगा। अगर साझेदारी संलेख में कुछ नहीं लिखा है वेतन के बारे में, साझेदारी संलेख जो है साइलेंट है, यानी पार्टनरशिप डीड बिल्कुल साइलेंट है, उसमें कोई उल्लेख नहीं है, तो किसी भी साझेदार को वेतन नहीं मिलेगा, ना कोई पारिश्रमिक मिलेगा। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। किसी भी साझेदार को अपनी पूंजी पर ब्याज नहीं प्राप्त होगा। ऋण पर ब्याज सिर्फ 6% होगा, 6% यानी 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी साझेदार ने फर्म को एडवांस या लोन के तौर पर कोई भी रकम दी है तो उसको सिर्फ 6% यानी 6% ब्याज मिलेगा। आहरण पर ब्याज नहीं मिलेगा। अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग किया है तो फर्म उस ड्राइंग पर ब्याज नहीं ले सकती, यानी फर्म को कोई भी ब्याज नहीं प्राप्त होगा किसी भी साझेदार की ड्राइंग की हुई यानी आहरित रकम पर। उसके बाद आता है लाभ हानि वितरण जो है वो समान हो जाएगा, यानी किसी भी साझेदार के यानी साझेदारों के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट या समझौता होता है तो समझौते में जो रेशो जो अनुपात सेट कर दिया गया है उसी के हिसाब से उनका प्रॉफिट बटेगा। लेकिन अगर साझेदारी संलेख ही नहीं है, एग्रीमेंट ही नहीं है, तो जो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो सभी साझेदारों में बराबर बराबर बंट जाएगा। अगर मान लो 3 साझेदार हैं, 15,000 रुपए का फायदा हो गया, 5,000 रुपए तीनों में बंट जाएगा। इस प्रकार से साझेदारी संलेख क्योंकि है नहीं, एग्रीमेंट नहीं है, तो वहां पर भाई यही काम होगा। सभी साझेदारों को अब इसमें पॉइंट नोट करने वाली चीजें आ रही हैं कि मतलब कि एग्रीमेंट नहीं है तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो साझेदारी का एग्रीमेंट ना होने की वजह से उनके आपस में कोई समझौता ही नहीं है, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो साझेदारी फर्म में लागू होनी चाहिए और इसमें कोई जोर जबरदस्ती ऐसा कोई काम नहीं करेगा। इसमें दूसरा नियम ये भी है कि अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो अगर किसी साझेदार ने फर्म की किसी भी संपत्ति का प्रयोग किया है और उससे कोई फायदा हो गया तो उस फायदे को फर्म को ही लौटाने का अधिकार है, क्योंकि वो फर्म की ही संपत्ति का उपयोग किया है। दूसरा है फर्म के अंदर अगर फर्म से कोई रकम ले करके कोई व्यक्ति को यानी कोई साझेदार जो फर्म की संपत्ति का जैसे धन का प्रयोग करता, फर्म से ही पैसा ले जाता है, ले जा करके कोई व्यवसाय कर लेता है, अगर उस व्यवसाय से उसको फायदा होता है तो वह फायदा फर्म को ही ला करके देगा और वह सभी साझेदारों में बंट जाएगा। इसके अलावा अगर किसी साझेदार ने फर्म की हित की सुरक्षा के लिए, मान लीजिए फर्म में अचानक कोई खर्चा होना था जिसकी वजह से फर्म के ऊपर आफत थी, यानी फर्म का ही खर्चा था लेकिन फर्म में किसी कारणवश जहां पर वो पेमेंट करना था किसी साझेदार ने उसका भुगतान कर दिया अपनी तरफ से, अपनी जेब से, तो फर्म उस भुगतान को उस साझेदार को चुकाने का दायित्व फर्म का है। फर्म का दायित्व है कि वह उसको भुगतान करे और उसका भी अधिकार है कि वह उस भुगतान को प्राप्त करे, क्योंकि उसने फर्म के हितों की सुरक्षा के लिए ही उसका भुगतान किया है। तो यहां पर हमने जो पॉइंट्स नोट किए हैं वह नोट किया है एक साझेदारी संलेख के, यानी एक साझेदारी एग्रीमेंट उनके बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड नहीं है तब ये नियम लागू होंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमने यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट क्लियर किया है। हमने यहाँ पर क्लियर किया साझेदारी का अर्थ क्या है, साझेदारी की विशेषता क्या है, साझेदारी के संलेख जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट
वो क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड। और उसके बाद है पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संविदा या समझौता या संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे ऐसी ही एक धमाकेदार थ्योरी के साथ। जो लोग धीरज सर कॉमर्स क्लासेज पर नए स्टूडेंट हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे इसका लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट अब हम कंटिन्यू देने वाले हैं बीकॉम के बच्चों के लिए और इंटर के बच्चों के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जब इस पर अपलोड होने वाली हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।